कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम स्वर्ग के एक बहुत ही ज्यादा खास जगह को देखते हैं, जो कि होता तो स्वर्ग का ही जगह है, लेकिन यहाँ पे नर्क की रानी राज करती थी, क्योंकि इस जगह पे हेडन फ्लावर उगा करता था और ये फ्लावर किसी बीज या फिर किसी कटिंग से तैयार नहीं किया जाता था। इस फ्लावर को रेडी करने के लिए नर्क की देवी को अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियों का यूज करना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि माना जाता है कि नर्क की देवी के पास इतनी सारी पावर्स होती है कि वो एक ही बार में तीनों लोगों में से किसी भी लोग को नष्ट कर देती है। इसीलिए जो तीनों लोगों के सम्राट होते हैं, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, उनका आदेश था कि नर्क की देवी को ना चाहते हुए भी उसकी उस शक्तियों को इस फ्लावर के रूप में बदलना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है और सभी शक्तियों को अपने अंदर ही रखती है तो वो एक समय के बाद नष्ट हो जाएगी। हेडन फ्लावर में बहुत ही ज्यादा ताकत होता है, जिससे वो एक मरते हुए व्यक्ति को भी बचा सकता है, किसी भी बीमारी से उन्हें मुक्त कर सकता है। बहुत खास बातें थी इस फ्लावर में, इसलिए नर्क की देवी ने सबको एक मौका तो देकर रखा था। अगर कोई भी चाहे हेडन फ्लावर को तो वो उसे पा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लगभग 1 लाख की सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। आप जैसे जैसे उन सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करोगे, वो सीढ़ियाँ पूरी शक्ति से आपको नीचे उतारने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आप पूरी सीढ़ियाँ पार कर लेते हो तो फाइनली आपको हेडन फ्लावर मिल जाएगा। और आज एक पर्सन ने ये कर दिखाया। ये पर्सन कोई आम पर्सन नहीं था, इसका नाम वोंग था और ये स्वर्ग की महारानी का शिष्य था। और ये अपने गुरु के लिए इस हेडन फ्लावर के पास यहाँ पे आया था। अपनी पूरी शक्तियाँ लगाने के बाद, कई सारी चोट खाने के बाद फाइनली उस जगह पे पहुँच जाता है, जहाँ पे जैसे वो एंटर करता है वहाँ पे एंट्री हो जाती है नर्क की देवी की। नर्क की देवी ये देखकर काफी खुश होती है कि पहली बार कोई यहाँ पे आया है हेडन फ्लावर को लेने के लिए और उसने इन सारी सीढ़ियों को भी पार कर लिया है। तब उसे काफी खुशी होती है और वो वोंग को ऑफर देती है कि वो उसका शिष्य बन जाए। वोंग, जो कि काफी पोलाइट होकर नर्क की देवी से बात करता है और उनका शिष्य बनने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक गुरु है, जिनके लिए ही मैं इस हेडन फ्लावर के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। किसी को अपने आप से इस तरीके से प्यार से बातें करते हुए देखकर नर्क की देवी को काफी अच्छा लगता है और वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, इसलिए जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी मुझे एक बार जरूर याद करना और मैं तुम्हें अपना शिष्य बनने के लिए तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन जो तुमने अच्छा काम किया है उसका मैं फल तुम्हें जरूर दूंगी। इतना कहने के बाद वो उसे हेडन फ्लावर दे देती है। हेडन फ्लावर पाने के बाद वोंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फाइनली 3 महीने बाद वो अपने घर वापस लौटता है, क्योंकि इन सीढ़ियों को चढ़ने में उसे 3 मंथ लग गया था। जब वो वापस टेंट हाउस आता है तब वो काफी खुश होता है और अपने फ्लावर को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके ब्रदर पे जाती है, जो कि टेंडाओ के जादुई आईने को देख रहा होता है और उस आईने की शक्तियाँ चुराने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये आईना आपके फ्यूचर, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट सब चीज को दिखा सकता है। इसके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है और इसीलिए वोंग का ब्रदर जाओ छुप कर इस आईने की शक्तियाँ चुराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वोंग आ जाता है और इसे देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, चलो हम घर चलते हैं। लेकिन जाओलिन अपने भाई के साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे उस आईने की शक्तियाँ चाहिए। ये सुनकर उसका भाई उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुमने अपनी सिद्धियाँ अभी तक हासिल नहीं की है और तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए हो कि तुम उस आईने के क्लोज भी जा सको, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। लेकिन जाओली नहीं समझता है। फिर वोंग उसे रोकता है, लेकिन जाओली उसे अपनी शक्तियों से चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियों को हेवन मिरर अपनी तरफ सोख लेता है और जैसे ही जाओलिन उस आईने के पास जाता है, आईना उसे फिर से अपने आप से दूर कर देता है। दोनों ही भाई दूर जाकर गिरते हैं। बिना किसी के परमिशन के इन्होंने आईने को छूने की कोशिश की थी, इसलिए यहाँ पे इनके सीनियर्स आ जाते हैं। सीनियर्स को देखकर जाओलिन अपने आप को ही चोट पहुंचा देता है, ताकि किसी को पता न चले कि ये सारी गलती इसी की है। फिर जब सभी जाओलिन से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, तब जाओलिन झूठ बोलता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पे अपना प्रैक्टिस करने के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि बड़े भाई उस जादुई आईने को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें चोट भी लग चुका है। ये सुनकर तो बड़े गुरु काफी गुस्सा होते हैं और वो वैंग से कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। वैंग, जो कि अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है और सब कुछ सच्चाई बताते हुए कहता है कि ये सारी चीजें जाओलिन कर रहा था और मैं उसे रोक रहा था, लेकिन ये तो मुझे ही गलत ठहरा रहा है। ये सुनकर तो थर्ड सीनियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो कि जाओलिन को पसंद करती थी, इसलिए वो वोंग को सबक सिखाने के लिए उसे चोट पहुंचाती है और कहती है कि अपनी गलती तुम इसके ऊपर मत थोप दो। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उसके कपड़े से हेडन फ्लावर गिर रहा है, जिसे देखकर तो जाओलिन के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है कि सही मौका है, ऐसे ही मैं अपने भाई को फंसा दूंगा। फिर वो सबसे से कहता है कि ये तो कुछ टाइम पहले ही संत बन गया था और अब इसके पास हेडन फ्लावर भी है और इसीलिए शायद ये जादुई मिरर को भी चुराने की कोशिश कर रहा था।
ताकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर यहाँ का सम्राट बन सके। ऐसे बड़े बड़े आरोप लगते हुए देख वैंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, ये फूल मैं खास सम्राट के लिए ही लेकर आया हूँ। आखिर मैं ये सारी चीजें कैसे कर सकता हूँ? अगर आप सबको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप जादुई आईने का यूज करके देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये सुनकर सीनियर्स कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हम इस जादुई आईने का यूज नहीं कर सकते हैं, उसका यूज सिर्फ सम्राट कर सकती है, और इतनी सी छोटी सी बात के लिए हम सम्राट को यहाँ पे बुलाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सारी सच्चाई तुम खुद अपने मुंह से ही बता दो। ये सब देखकर जाओलिन को डर होता है कि कहीं वैंग सारी सच्चाई सबूत के साथ न बता दे, इसलिए वो नाटक करता है और कहता है कि उसे जाने दो, वैसे भी वो मेरा भाई है। लेकिन कोई भी यहाँ से वैंग को जाने नहीं देता है और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है सम्राट की। सम्राट यहाँ पे आती है, जिसे देखकर वैंग को ऐसा लगता है कि शायद अब सम्राट यहाँ पे आ गई है तो सारी सच्चाई सबके सामने आसानी से आ जाएगी, इसलिए वैंग भी खुश हो जाता है। लेकिन सम्राट तो बाकियों की तरह बिना वैंग की पूरी बात सुने वैंग को ही दोषी कह देती है और कहती है कि मुझे जाओलिन पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा ईमानदार है और वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो काफी समय से यहाँ पे आए भी नहीं हो। वैंग कहता है कि मास्टर आपसे कोई गलती हुई है। ये सुनकर सम्राट कहती है कि हाँ, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया, इसीलिए आज से और अभी से मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानती हूँ और तुम्हें तुम्हारे किए गए की सजा देने के लिए मैं तुम्हें स्वर्ग के न्यायालय में ले जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद वो 2 सीनियर को आगे भेजती है उसे पकड़ने के लिए। इस समय वोंग के माथे पे बना हुआ निशान चमकने लगता है और नर की देवी इससे बात करने लगती है बिना किसी को पता लगे। वो वोंग से कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम जब भी मुझसे मदद मांगोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास आऊँ और इन सबको तुम्हारे लिए जान से मार डालूं? जो कि ये सुनकर वोंग मना करता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सम्राट बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो मुझे माफ कर देंगी, मुझे ये पता है। फिर सभी स्वर्ग के न्यायालय में पहुंचते हैं, जहाँ पे जाने के बाद सम्राट एक बार फिर से वोंग से उसकी गलती पूछती है। तब वोंग कहता है कि मुझे ही मेरी गलती का नहीं पता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? इस बात से सम्राट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आसमान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंजीरें लाती हैं, जो कि देखते ही देखते वोंग को पूरी तरीके से जकड़ लेती हैं। इसके बाद सम्राट उसे अपने सामने झुकाने के लिए उस पर जादू करती है, जिस वजह से वो तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। सम्राट कहती है कि ये सजा तुम्हारे अपमान और तुम्हारी बदतमीजी के लिए दी जा रही है। फिर वो थर्ड सीनियर से कहती है कि बताओ इसने जो किया है इसके लिए हमें क्या सजा देनी चाहिए। ये सुनकर थर्ड सीनियर काफी दर्दनाक रूल्स बताने लगती है, जिसे सुनकर बड़े गुरु को वैंग के लिए बुरा लगने लगता है और वो सम्राट के सामने माफी मांगते हुए कहता है कि इसे छोड़ देना चाहिए, इसे एक मौका और देना चाहिए। आपको पता है ना कि ये कितना ज्यादा काबिल है, ये हम सबके लिए बहुत कुछ कर सकता है। जो कि ये सुनकर तीनों सीनियर साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि इसीलिए तो इसे सजा जल्द से जल्द दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर हम इसे छोड़ देते हैं और जाने देते हैं तो पता नहीं फ्यूचर में ये हम सबके साथ क्या क्या करेगा। अब सम्राट वैंग को देखते हुए उसे दूसरा मौका देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी गलती के लिए पछतावा करना होगा और सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी कि तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। इसके बाद मैं तुम्हारी पूरी शक्तियाँ तुमसे छीन लूंगी और तुम एक आम इंसान बनकर पृथ्वी पे जियोगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो बताओ, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम हमसे माफी मांगोगे? जो कि ये सुनकर तो वांग जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो कि ये रूल फॉलो करूंगा? फिर वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं इतना ज्यादा मूर्ख भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हो। माना कि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग के भी सभी रूल्स पता है। मुझे पता है कि किसी भी संत को ऐसा सजा नहीं मिलता है। आप किसी भी संत को सजा दे उससे पहले आपको सबूत दिखाना होगा कि वो अपराधी है। माना कि आप सम्राट हो, लेकिन ये रूल आपके लिए भी नहीं बदल सकता है। ऐसा कहते हुए वो बड़े गुरु की तरफ देखता है और कहता है कि बड़े गुरु मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत, अब आप ही बताओ। बड़े गुरु कहते हैं कि ये सच है सम्राट, आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन सम्राट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैंने बाकी शिष्यों से तुम्हें ज्यादा प्यार दिया, तुम्हें ज्यादा जानकारी दी, लेकिन तुम मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकते हो? मुझे तो कहीं न कहीं तुम पे ये शक हो रहा है कि तुम नर की रानी से मिले हुए हो, इसीलिए तो तुम्हारे पास से हिडन फ्लावर मिला, जो फ्लावर आसानी से किसी को मिलता नहीं है। अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। अब ये सुनकर जाओलिन को डर होता है कि कहीं सम्राट जादुई आईने का यूज सच्चाई जानने के लिए न कर ले, इसलिए जाओलिन डरते हुए सम्राट को उसके रास्ते से भटकाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए भाई को जाने दो। इसकी बातें सुनकर सभी को ऐसा लग रहा होता है कि ये कितना ज्यादा दयालु है, लेकिन असल में तो वो अपनी सच्चाई सबसे छुपा रहा होता है। लेकिन सम्राट कितना ज्यादा समझाने के बाद भी जब वोंग सारी सच्चाई नहीं बताता है और उनसे माफी नहीं मांगता है, तब सम्राट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो उस पे स्वर्ग के ड्रैगन से हमला कराती है, जिसके मुंह से बिजली निकल रही होती है। तेज बिजली पड़ने की वजह से वोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर बड़ा गुरु उसके पास आता है और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वो सम्राट से कहता है कि आप इसके साथ इतना ज्यादा क्यों हो रही हो, आपको इसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए, इसके साथ इंसाफ करनी चाहिए। लेकिन सम्राट तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, वो उस पर फिर से हमला करती है और कहती है कि सारी सच्चाई तुम खुद से ही बताओ। इतना ज्यादा दर्द सहने के बाद वोंग काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे नर की राजकुमारी का बात मान ही लेना चाहिए था, मुझे मान लेना चाहिए था कि आप लोग कितने ज्यादा क्रूर हो। ये सुनकर तो सम्राट को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम सच में उसके साथ मिले हुए हो? अब तुम मुझे जानना है कि तुम
उसके साथ मिलकर आखिर हम सबको कब से धोखा दे रहे हो। ऐसा कहते हुए वो अपने जादुई आईने को अपने पास बुलाती है, जिसे देखकर तो जालिन डरने लगता है और वो सोचने लगता है कि उसकी सच्चाई सामने आने के बाद उसके साथ क्या होगा। इसलिए वो सारी चीजें रोकने की कोशिश करता है और सबसे कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, कृपया करके इसे माफ कर दे, इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इसके साथ ये सारी चीजें ना करें, मुझे ये सारी चीजें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सीनियर कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारा भाई कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन वोंग कहता है कि वो इसलिए डर रहा है क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सच्चाई साफ है। अब जावलिन तो रो रो कर इस सभी चीज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी देर तक सभी को गुमराह नहीं कर पाता है। सम्राट वोंग की बॉडी से उसके सभी यादाश्त को उससे बाहर निकालती है, जिसमें उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, और उसके बाद फिर वो उसकी यादाश्त को उस जादुई आईने में डालती हैं और उसके बाद वो अपने तरफ से कुछ मैजिक करती हैं, जिसके बाद वो उस आईने से काफी तेज सी रोशनी बाहर निकलती है और आसमान की तरफ जाती है। ये रोशनी काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी रोशनी हर एक कबीले तक पहुंचती है। सभी लोग इस रोशनी को देखकर सोच नहीं पाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जो लोग वैंग के कबीले में होते हैं वो उस रोशनी को देखकर उसके पास आते हैं, जहाँ पे एक पर्सन आकर बड़े गुरु से पूछता है कि आखिर वैंग के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है। बड़े गुरु कहते हैं कि शायद इससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, जिसकी सजा इसे दी जा रही है। इसके बाद सम्राट उस जादुई आईने पे अपना जादू करती है और उसके बाद जादुई आईना वोंग का पास्ट दिखाने लगता है, जहाँ पे सभी लोग जब वोंग को नर्क की देवी के साथ देखते हैं तब वो काफी हैरान होते हैं। नर्क की देवी कह रही होती है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे एक बार जरूर याद करना। बस इन्होंने इतना ही सुना होता है और इतने ही देर में वो वोंग को दोषी समझ लेते हैं। इसके बाद थर्ड सीनियर सम्राट से कहती है कि इसने तो सच में हम सबको ही धोखा दिया है, अच्छा होगा कि हम इसके पूरे जीवन काल को ही देख ले कि इसने कितनी बार हम सबको धोखा दिया है। ये सुनकर सम्राट उसका बचपन सभी को दिखाने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वोंग जब छोटा होता है तब वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है और वो गलती से शैतानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शैतान पहले उसके पेरेंट्स को मार डालते हैं और उसके बाद वो उसे खाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे सम्राट पहुंच जाती है और वो उन शैतानों से उसे बचा लेती है। इसके बाद वो उसे अपना तलवार देती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का अंतिम संस्कार कर दूंगी, लेकिन तुम्हें इन शैतानों से खुद ही बदला लेना होगा। इसके बाद वोंग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। फिर उसकी फर्स्ट सीनियर सिस्टर उसे अच्छी तरीके से शिक्षा देने के लिए वापस से शैतानों की दुनिया में ले जाती है और वहाँ पे उसे तलवार चलाना सिखाती है, लेकिन वोंग का यहाँ पे पूरा ध्यान नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ का एक शैतान सीनियर पे हमला कर देता है। ये देखकर वोंग काफी ज्यादा रोता है और अपने सीनियर को बचाने की कोशिश करने लगता है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा प्रयास करता है। और तब उसे सेकंड सीनियर से पता चलता है कि फर्स्ट सीनियर को बचाने के लिए उसे व्हाइट कमल का फूल चाहिए होगा, जो कि बर्फ देश में मिलता है, और ये देश इतना ज्यादा ठंडा होता है कि यहाँ पे जाने के कुछ समय बाद ही लोग जमकर मर जाते हैं। इसीलिए उस जगह के बारे में सोचकर ही लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। लेकिन वोंग अपनी गलती सुधारने के लिए वो तय करता है कि वो उस जगह पे जाएगा और वहाँ से व्हाइट कमल ला कर ही रहेगा। फर्स्ट सीनियर को जब पता चलता है कि वोंग की वजह से उसकी जान बचाई गई थी, तब वो अपने किए पे थोड़ी सी शर्मिंदा होती है और जावलिन ये सारी चीजें देखकर और भी ज्यादा डर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर सम्राट ने आगे की चीजें देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या किया था। इसलिए वो सम्राट को बीच में टोकते हुए उन्हें वापस से रोक देता है और फिर से वो अपना पुराना वाला नाटक स्टार्ट कर देता है कि ये मेरा भाई है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, इसे माफ कर दो। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद भी सम्राट रुकती नहीं है, वो अपना काम कंटिन्यू करती है और सभी को आगे का नजारा दिखाने लगती है। सभी वोंग को उस ठंड वाले जगह पे देखते हैं, जहाँ पे वोंग अपने फर्स्ट सीनियर सिस्टर को बचाने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उसे भी काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और वो अपने आसपास देख रहा होता है कि यहाँ पे उससे पहले भी काफी सारे लोग आ चुके हैं और वो कंकाल में बदल चुके हैं। इसका मतलब है कोई भी उस व्हाइट लोटस को अपने साथ यहाँ से नहीं लेकर जा पाया है। लेकिन वैंग हार नहीं मानता है और आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बहन उसका इंतजार कर रही है। यहाँ मौजूद सभी लोग जब उसे इतनी ज्यादा ठंड में देखते हैं तब वो कहते हैं कि वो अपने बहन के लिए कितना ज्यादा कर रहा है, लेकिन तभी वो सब देखते हैं कि वैंग इस कड़कती ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहाँ पे जाकर नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी ही देर के अंदर उसकी पूरी बॉडी बर्फ में जम जाती है। ये देखकर तो सभी एक पल के लिए सुन पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब वोंग उस समय तक मर गया था तो ये हमारे सामने इस समय कैसे खड़ा रह सकता है, जरूर उस समय किसी पावरफुल शक्ति ने उसकी मदद की होगी। ये सुनते ही थर्ड सीनियर ब्रदर कहने लगती है कि उसी नर्क देवी ने इसकी मदद की होगी और इसलिए ये हमारे सामने आज जिंदा है। नर्क की देवी के नाम सुनते ही सम्राट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे आगे की जानकारी देखनी है कि आगे क्या हुआ था। फिर वो आगे का पास्ट सभी को दिखाने लगती है, लेकिन सभी लोग जब वो सामने का नजारा देखते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं अपने सामने बर्फ देश की रानी को देखते हैं, जो कि उस व्हाइट लोटस की हिफाजत करती है। जैसे वो वोंग को बेहोश पड़ा हुआ देखती है, वो उसके पास आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है और कहती है कि यहाँ पे आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया था जो कि किसी और की मदद करने के लिए इस बर्फ देश में आए और सारी परेशानियों को सहते हुए इस व्हाइट लोटस को अपने साथ लेकर जाए। सभी यहाँ पे इस
लालच से आते थे कि वो सब व्हाइट लोटस को पाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, इसीलिए किसी को भी ये व्हाइट रोज नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे बारे में जानकर मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं ये व्हाइट रोज तुम्हें देती हूँ। ये सुनकर फर्स्ट सीनियर सिस्टर जावलिन से कहती है कि क्या तुमने उस समय मुझसे झूठ कहा था? जब तुमने मुझे वो व्हाइट कमल दिया था तुमने तो मुझसे ये कहा था कि ये तुमने दिया है। ये देखकर जावलिन अब कुछ कह नहीं पा रहा होता है, इसीलिए फर्स्ट सीनियर सिस्टर सम्राट से कहती है कि सम्राट आगे की चीजें आप खुद ही हमें दिखा दे ताकि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। फिर वे सभी देखते हैं कि वोंग किस तरीके से बर्फ की दुनिया से जब वो वापस आता है तब उसकी कंडीशन काफी ज्यादा वीक होती है और तभी उसे जावलिन देख लेता है। वो उसके पास आता है तब वो उसे कहता है कि मुझे व्हाइट लोटस मिल गया है और फिर वो उस लोटस को दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अब जिंदा रह पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे फर्स्ट सीनियर सिस्टर तक पहुँचा दो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि सच में इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। लेकिन समय का फायदा उठाते हुए जावलिन उस व्हाइट कमल को फर्स्ट सीनियर सिस्टर को उसे देता तो जरूर है, लेकिन वो उनसे ये कहता है कि वो इसे खुद लाया है, ना कि वोंग ने दी है। अब जब सबके सामने सच्चाई आती है तब फर्स्ट सीनियर सिस्टर तो जावलिन पे काफी गुस्सा होती है और उसे काफी सारी बातें सुनाती है। फिर वो वोंग से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना। फिर वो सम्राट से वोंग के लिए माफी मांगती है और कहती है कि इसकी गलतियों के लिए मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे प्लीज आप जाने दो। फिर वो बातों ही बातों में वोंग को जूनियर कहने लगती है, जिस बात से वोंग काफी गुस्सा होता है और कहता है कि आप सभी ने मुझे जूनियर कहने का हक खो दिया है, क्योंकि आप लोगों ने तो खुद ही मुझे आपके समूह से बाहर निकाल दिया है, इसलिए अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। और हाँ, तुम सब अपनी आंखों को खोलकर पूरी सच्चाई साफ साफ देखो ताकि तुम सबको भी पता चल जाए कि यहाँ पे सच कौन था। फिर सभी उस जादुई आईने में देखने लगते हैं जहाँ पे वो वोंग के साथ बड़े गुरु को देखते हैं। बड़े गुरु वोंग का जांच करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो गई है, जिसे हम अपनी शक्तियों से भी गर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें कुछ समय तक सूर्य के पास वाले ग्रह पे चले जाना चाहिए जहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो तुम्हारे अंदर गर्मी फिर से आ जाएगी और शायद तुम बच सकते हो। ये सुनकर वोंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्राट के पास एक जादुई गोली है जिसे खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, बस आप उसे थर्ड सीनियर सिस्टर के द्वारा मेरे पास भिजवा दीजिएगा। ये सुनकर फर्स्ट सीनियर सिस्टर थर्ड सीनियर सिस्टर से कहती है कि अच्छा, इसीलिए तुमने मुझसे वो जादुई गोली मंगाई थी जो मैं सम्राट से मांग कर तुम्हारे पास लाई थी, तो तुमने क्या उस गोली को वोंग को दे दिया? लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। ये देखकर सम्राट आगे की बातें आईने में जानने की कोशिश करने लगती है। सभी ये देखकर फिर से हैरान हो जाते हैं कि थर्ड सीनियर सिस्टर उस गोली को तो ले लेती है लेकिन उसे वोंग के पास लेकर जाकर उसे देती नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम तो ऐसे ही ठीक हो जाओगे, और फिर वो बहाना बनाते हुए उस गोली को लेकर अपने साथ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फर्स्ट सीनियर सिस्टर उससे पूछती है कि बताओ तुमने उस गोली के साथ क्या किया है, तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है? थर्ड सीनियर सिस्टर कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन बार बार पूछने की वजह से वो बता देती है कि उसने उस गोली को जावलिन को दे दिया था, क्योंकि जावलिन उसके पास आता है और उसके सामने ऐसा रिएक्ट करने की कोशिश करता है कि मानो उस व्हाइट लोटस को बर्फ की दुनिया से वो खुद ही लाया हो, और वो यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उसे बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही है, वो अब तक मरने ही वाला है। ये देखकर थर्ड सीनियर सिस्टर उसके सामने पिघल जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद भी करती थी, इसलिए वो वोंग को वो गोली ना देकर जावलिन को वो गोली उसे दे देती है। अब ये देखकर तो फर्स्ट सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन सेकंड सीनियर सिस्टर थर्ड सीनियर सिस्टर का साथ देती है और कहती है कि उसकी जगह पे अगर कोई भी होता तो वो वही करता, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। ये देखकर तो फर्स्ट सीनियर सिस्टर काफी गुस्सा होती है और फिर वो वोंग से माफी मांगती है। वोंग इस बार भी उसकी माफी को एक्सेप्ट नहीं करता है। तब फर्स्ट सीनियर सिस्टर उसे फिर से पूछती है कि बताओ तुम आखिरकार इन सब से बाहर कैसे आए, तुम कैसे ठीक हो गए? अब वोंग तो उन्हें कुछ नहीं बताता है, लेकिन सम्राट अपने जादुई आईने से इसका भी पता लगाती है। सभी लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से उस ग्रह पे अपने आप को ठीक करने के लिए जाता है जो कि सूर्य से बहुत ही ज्यादा नजदीक था। जैसे वो उस प्लानेट के अंदर एंटर होता है, अंदर काफी ज्यादा आग जल रही होती है, चारों तरफ आग ही आग होता है और नीचे आग की नदियां बह रही होती हैं, लेकिन इन सब से वोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो एक जगह पे बैठ जाता है और अपना ध्यान लगाने लगता है ताकि वो अपने अंदर से ठंड को बाहर निकाल सके। यहाँ पे एक आग का ड्रैगन होता है जो कि वोंग को उसके रास्ते से भटकाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वोंग बहुत ही ज्यादा ध्यान में होता है और वो अपने पूरे मन को शांत रखता है और धीरे धीरे ऐसे ही करके वो काफी समय तक यहाँ पे अपना समय बिताता है और एक समय आने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। आगे फर्स्ट सीनियर सिस्टर वोंग से कहती है कि वोंग, मैंने तुम्हें काफी सारे पवित्र पत्थर भी दिए थे, अगर तुम उसका यूज करते तो तुम पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हो जाते, लेकिन वो तुम्हें काफी ज्यादा राहत तो जरूर दे देती। तुमने आखिर उसका यूज क्यों नहीं किया? ये सुनकर वोंग कहता है कि उसका भी पता खुद ही लगा लो। अब सम्राट उसके बारे में भी जांच करने लगती है, जहाँ पे सभी देखते हैं कि जब वोंग को वो सभी पवित्र पत्थर मिलते हैं तब वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पे थर्ड सीनियर सिस्टर आ जाती है और उससे उसका पवित्र पत्थर ले लेती है और उसे कुछ पवित्र पत्थर देते हुए उसे कहती है कि तुम तो यहाँ के बस एक सिंपल से शिष्य हो, इसलिए अभी तुम्हें इस पवित्र पत्थर की क्या जरूरत होगी। ऐसा कहते हुए वो उस पत्थर को लेकर वहाँ से चली जाती है और इस बार भी उसने ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ चावली के लिए ही की थी और वो कहती है कि मैंने ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए की है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये सबकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है और ये काफी ज्यादा ईमानदार है, इसलिए मैंने वो सारी चीजें इसे लाकर दे दी। ये सुनकर तो बड़े गुरु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे
तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुमने हर बार वैंग को फंसाने की कोशिश की। तुम जैसे लोगों को हमारे ग्रुप में शामिल ही नहीं होना चाहिए, तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए। वैंग के बारे में सारी चीजें खत्म हो जाने दो, उसके बाद सबसे पहले तुम्हारा हिसाब किया जाएगा। इसके बाद वो आगे की स्टोरी देखने लगते हैं, जहाँ पे वो सभी देखते हैं कि वॉन्ग एक जादुई बेल के फूल को पाने के लिए दानों के एरिया में जाने लगता है, जहाँ पे जाने के बाद इसके सभी साथी काफी डर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वॉन्ग बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है और कहता है कि मुझे उसके अंदर जाना है, जहाँ पे मुझे वो फूल मिलेगा और वो फूल मेरी सेकंड सीनियर ब्रदर को चाहिए, जिसके लिए मैं वहाँ पे जाकर ही रहूंगा। अगर तुम सबको डर लग रहा है तो तुम सब यहीं पे रुको, मैं अंदर चाहता हूँ। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब वॉन्ग सेकंड सीनियर सिस्टर से मिलने के लिए जाता है, तब वो गलती से सेकंड सीनियर सिस्टर का ध्यान भटका देता है, जिस वजह से वो जो अमृत बना रही होती है उसमें वो असफल हो जाती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया। वॉन्ग अपने सेकंड सीनियर सिस्टर से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे आपसे कुछ पूछने के लिए आया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, इसके लिए आप मुझे माफ कर दो। लेकिन सेकंड सीनियर सिस्टर अभी भी काफी गुस्से में होती है। ये देखकर वॉन्ग उनसे पूछता है कि मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर गुस्से में दानों की जगह को बताती है, जहाँ पे वो जादुई बेल का फूल मिलता था, और इस बात से वॉन्ग सीरियस हो जाता है और अपने साथियों के साथ उस फूल को हासिल करने के लिए चला जाता है। उस समय के बाद वो फूल को हासिल करने के बाद जख्मी हालत में अपने सेकंड सिस्टर से मिलने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले उसका सामना उसके भाई से हो जाता है। जब उसका भाई उस नया फूल को देखता है, तब उसे चाहत होती है कि वो उस फूल को पाले, इसीलिए वो अपने बड़े भाई का ध्यान भटकाता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तब वॉन्ग सारी बातें बता देता है। ये सुनकर जावली उसे कहता है कि सेकंड सीनियर सिस्टर तो यहाँ पे नहीं है, वो दूसरी जगह पे है और मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं इस फ्लावर को उन्हें दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो, इसलिए तुम्हें पहले जाकर अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, और वो सोचता है कि उसका भाई उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, और फिर वो उसे फूल देने के बाद वहाँ से चला जाता है। यूँ तो जावली उस फ्लावर को सेकंड सीनियर सिस्टर को देना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने भाई को बर्बाद करना चाहता था, इसलिए वो उस फ्लावर को उसे दे देता है और अपने आप को अपने भाई से बड़ा बना लेता है। और बाद में जब सेकंड सीनियर सिस्टर और वॉन्ग का आमना सामना होता है, तब वॉन्ग तो सेकंड सीनियर सिस्टर से अच्छी तरीके से बात करता है, लेकिन वो तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे काफी सारी बातें सुना रही होती है और कहती है कि तुमसे एक काम कहा था, लेकिन तुमने वो काम भी नहीं किया। अब ये सुनकर वॉन्ग उससे सारी सच्चाई बताए उससे पहले यहाँ पे जावली आ जाता है और दोनों को एक दूसरे से बात करने से बीच में ही रोक देता है, और फिर वो सेकंड सीनियर सिस्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। अब उस समय तो वॉन्ग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस समय वॉन्ग काफी हंसता है और कहता है कि बेवकूफ लोग, नहीं पता है कि किसने उन्हें क्या दिया है और कौन उन्हें धोखा दे रहा है। अब जावली ये सारी चीज देखकर एक बार फिर से कोशिश कर रहा होता है कि सबके सामने उसकी पूरी सच्चाई ना आए, इसलिए वो एक बार फिर से ड्रामा करने लगता है, जिसे देखकर वॉन्ग जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि धीरे धीरे जिस तरीके से तुम सच्चाई के क्लोज आ रहे हो, तुम तो उतनी ही बेचैन हो रहे हो और काफी ज्यादा डर भी रहे हो। जरा सा और इंतजार कर लो, उसके बाद तो सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ ही जाएगी। फिर सभी आगे की स्टोरी देखने लगते हैं, जहाँ पे वो नर की देवी को देखते हैं, जो कि वॉन्ग के साथ डील कर रही होती है कि वो उसे क्या लाकर दे सकती है अगर वो अपने मास्टर को धोखा दे सकता है। तो वो काफी सारी बातें कर रही होती है और ये देखकर तो ये लोग बीच में ही भड़क जाते हैं, ये पूरी बात भी नहीं सुनते हैं और बीच से एक बार फिर से इसे जज करने लगते हैं। वॉन्ग एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि पागल लोग, तुमने पूरी बात भी नहीं सुनी और मुझे फिर से जज करने लगे, एक बार तो पूरी चीज देख लो। इसके बाद वो सभी आगे की स्टोरी देखने लगते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वॉन्ग नर की देवी के ऑफर को ठुकराते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता है, आगे से शक्तियां आती हैं और इसे रोकने की कोशिश करने लगती हैं, जिस वजह से उसे काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं ये सारी चीजें अपने बहन और सम्राट के लिए कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे नर की देवी उसे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, उसे रोकने के लिए उसकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वॉन्ग उसे इस प्लान में सफल होने से बीच में ही वॉन्ग रुक देता है और वो अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल रखकर आगे बढ़ने स्टार्ट कर देता है। तभी इसके इस खूबी को देखकर इसकी तारीफ कर रहे होते हैं और सम्राट मन ही मन में सोच रही होती है कि जब उसने इस सीढ़ी को कंप्लीट नहीं किया तो आखिर ये कैसे कर सकता है। तभी वॉन्ग उन सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते अचानक से नीचे गिर जाता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी नर की देवी उससे कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें फिर से मौका दे सकती हूँ, लेकिन वो मौका लेने से फिर से ठुकरा देता है और कहता है कि अगर आखिरी सीढ़ी पार करने से भी पहले मैं इस सीढ़ियों के बीच में ही मर जाता हूँ तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन को सम्राट ने ही मुझे दिया है और इसे मैं उनके लिए बलिदान करना चाहता हूँ। फिर वो दोबारा खड़ा होता है और वापस से फिर से चलना स्टार्ट हो जाता है। जब भी वो कदम को आगे बढ़ाता है, एक तीर सी आती है और उसके दिल में लग जाती है। उसे इतना दर्द होता है कि जैसे उसके शरीर से उसके दिल को बाहर निकाल दिया गया हो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ते ही रहता है। समय आने के बाद जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तब वो जोर से चीखता है और तभी गांव में हैंड एंड फ्लावर की बारिश होने लगती है और तभी यहाँ नर की देवी आ जाती है और फूल अचानक से गायब हो जाते हैं। वो सबसे कहती है कि तुम सब में से किसी को भी हीरे की परख नहीं है। ये सुनकर सम्राट कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की, हमें पता है कि वॉन्ग ने तुम्हारी मदद की है, शायद इसीलिए तुम यहाँ पे उसे बचाने के लिए आई हो। ये सुनकर नर की देवी कहती है कि सच में तुम लोगों के हीरे और कोयले की पहचान नहीं है, जो अच्छा कर रहा है उसे बांध कर रखा है और जो बुरा कर रहा है उसे छोड़ दिया है। सभी जावलिन की तरफ देखने लगते हैं। तब जावलिन अपने आप को बचाने की कोशिश करने
करने लगता है और कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अच्छा हूँ। थर्ड सीनियर सिस्टर सम्राट से कहती है कि हमें इस तरीके से नर की देवी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो मैसी करती है और अपना तलवार बाहर निकालती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमें तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये सुनकर नर की देवी कहती है कि मुझे भी आखिरी पड़ाव देखना है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। इसके बाद वो वॉन्ग के कुछ जख्मों को ठीक करती है और सम्राट वापस से सारी चीजें दिखाना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर जावलिन डर जाता है और बिना किसी को पता लगे यहाँ से तुरंत भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी सच्चाई देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो सभी देखते हैं कि वॉन्ग किस तरीके से उस फ्लावर को पाने के बाद यहाँ पे आता है और वो फ्लावर वो सम्राट के लिए लाया होता है। लेकिन जैसे वो अपने भाई जावलिन को देखता है उस आईने को चुराते हुए, तब उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका भाई मानता नहीं है, उल्टा इसे ही जख्मी करने की कोशिश करने लगता है और उसके बाद वो आईना इसे जख्मी कर देती है। सच्चाई देखने के बाद तो थर्ड सीनियर सिस्टर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो सारा का सारा ब्लेम नर की देवी के ऊपर डाल देती है और कहती है कि ये नर की देवी ही है जिसने इस जादुई आईने के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ की हुई है, जिस वजह से वो सच्चाई सबके सामने नहीं ला पा रहा है। ये सुनकर बड़े गुरु कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वो आईना जो कुछ भी दिखाता है वो सच होता है, इसलिए इसमें नर की देवी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ये सारा का सारा जावलिन का किया धरा है। वो जैसे ही जावलिन को ढूंढते हैं वो देखते हैं कि जावलिन तो यहाँ से भाग गया है, इसलिए सम्राट अपने मैसी का यूज करती है और एक पोर्टल को ओपन करती है। इसके बाद वो उस पे अपना हाथ डालती है और जावलिन जहाँ पे छुपा होता है वहाँ से उसे यहाँ पे खींच लाती है। जैसे वो यहाँ पे आता है वो एक ही बार में सबसे माफी मांगने लगता है और फिर से नाटक करने लगता है और कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था उस आईने को पास से देखने के लिए, इसलिए मैं उसे छूने के लिए गया था और तभी बड़े भाई आ गए और मुझे गलत समझ लिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर थर्ड सीनियर सिस्टर भी आ जाती है और सम्राट के सामने माफी मांगने लगती है और कहती है कि इसे छोड़ दे, वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। ये देखकर सम्राट कहती है कि ठीक है, और वो सोचती है कि जाने अनजाने में फिर से उसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वो कुछ समय का मौका देती है और कहती है कि तुम्हारा हिसाब बाद में किया जाएगा। उसे यूं इस तरीके से आसानी से जाते हुए देखकर तो वोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो कहने लगता है कि मेरे मामले में तो बहुत ही जल्दी सारी चीजें की गई, लेकिन जब उसकी बारी आई तो सबने उसे प्यार से संभाला और उसे टाइम दिया। आखिर मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये सुनकर तो कोई भी कुछ नहीं कह पाता है। तभी फर्स्ट सीनियर सिस्टर सम्राट के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो लोग वोंग को छोड़ दें। फिर सम्राट सख्ती करती है और उसकी सभी जंजीरों को खोल देती है और तभी वो गिरने वाला होता है। तभी फर्स्ट सीनियर सिस्टर उसके पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे अपने पास से झटक देता है और कहता है कि मुझे दिखावे वाले प्यार से नफरत है, मैं तुम सबसे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा हूँ, इसलिए मुझे ये दिखाने की तुम सब कोशिश मत करो कि तुम लोगों को मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। ये सुनकर वोंग सम्राट से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, मैं चाहती हूँ कि तुम हम सबको माफ कर दो और वापस से यहीं पे रहो। लेकिन वो रहने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब सम्राट कहती है कि बाहर तुम्हारे बहुत ही ज्यादा दुश्मन है जो तुम्हें मार सकते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि मैं अंदर भी मरूंगा और बाहर भी, इसलिए अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। फिर वो अपने सभी गुरु से गुड बाय कहता है और उसके बाद सेकंड सीनियर सिस्टर से कहता है कि क्या तुम मेरे फ्लावर को मुझे दे सकती हो। जैसे वो उसे देने के लिए आती है, यहाँ पे थर्ड सीनियर सिस्टर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फर्स्ट सीनियर सिस्टर भी इस फ्लावर की खूबियां बताने लगती है, जिसे जानने के बाद सम्राट उस फ्लावर को अपने पास खींच लेती है और उसे उस फ्लावर के थ्रू वोंग को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये फ्लावर चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे रहना होगा, मैं वादा करती हूँ कि अब तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा। ये देखकर नर की देवी इसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट ऐसा काम करेगी एक शिष्य को अपने पास रोकने के लिए। वैसे अब मैं इसके साथ हूँ तो देखती हूँ कि इसे कौन चोट पहुँचाता है। इतना कहने के बाद वो अपने मैसेज को अपने अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जो ये देखकर सम्राट भी उससे हमले के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन नर की देवी को वोंग रोक लेता है और कहता है कि मुझे इन लालची लोगों से उस फ्लावर को पाने की कोई भी इच्छा नहीं है, मेरे पास अभी बहुत ही ज्यादा जिंदगी है जिसमें मैं ऐसे काफी सारे फ्लावर पा सकता हूँ, लेकिन मैं इस फ्लावर के लिए इन लालची लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो नर की देवी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने पे जो सबसे ज्यादा दुखी होती है वो फर्स्ट सीनियर सिस्टर होती है। अब वहाँ से बाहर निकलने के बाद वोंग आसपास की सभी ऊर्जा को अपने अंदर खींचने लगता है, क्योंकि इसके अंदर ये खासियत होती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है, और वो उन अच्छी ऊर्जाओं को अपने अंदर सोखने लगता है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और एक नया रूप ले लेता है। अब इसके पास इतनी शक्तियाँ आ गई होती हैं कि वो सम्राट के पद को हासिल कर सके, जो ये देखकर नर की देवी काफी खुश होती है इसके लिए। लेकिन तभी टेंडाओ के सभी पर्सन यहाँ पे आ जाते हैं और उसे इस रूप में देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसे कहते हैं कि तुम अपने आप को ऐसा कैसे बना सकते हो, तुम्हें पता है कि हमारे पास एक सम्राट है तो तुम ऐसे कैसे बन सकते हो। लेकिन वैन इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो नर की देवी के साथ यहाँ से गायब हो जाता है। आगे हम जावलिन को देखते हैं जो कि कैद में होता है और वो सोच रहा होता है कि वो इन सारी चीजों से कैसे बाहर निकलेगा। तभी यहाँ पे थर्ड सीनियर सिस्टर आ जाती है जो कि वो उसे आजाद कर देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से नहीं देख सकती हूँ। ये सुनकर जावलिन को पता होता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ये इसे प्यार नहीं करता था, इसलिए वो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए आई हूँ। सुनकर तो वो अंदर ही अंदर काफी खुश होता है और कहता है कि मुझे काले पहाड़ के बारे में पता चल गया है, वहाँ पे जाने के बाद मैं अपनी शक्तियों को दुगनी तेजी से आगे कर लूंगा। इसके बाद वो उसे एक जेट पेंडेंट देता है
और कहता है कि मैं सम्राट से माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम इस पेंडेंट को उन तक पहुंचा सकती हो। लेकिन हाँ, उन्हें पता नहीं होनी चाहिए कि मैंने इस चीज को उन्हें दिया है। थर्ड सीनियर सिस्टर करती भी ऐसा है, वो बहाने से सम्राट के पास आती है जहाँ पे सम्राट अपना ध्यान लगा रही होती है। वो उन्हें उस जेट पेंडेंट को दे देती है और उनके साथ बैठ जाती है उनके ध्यान लगाने में मदद करने के लिए। सम्राट यहाँ पे सभी फ्लावर्स को मिलाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे वो ऐसे करना स्टार्ट करती है उस जेट पेंडेंट से काली ऊर्जा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर के अंदर वो काली ऊर्जा जावलिन का भेस ले लेती है। जावलिन ने अब काली शक्तियों को अपना बना लिया होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। इसलिए वो पलक झपकते उन सभी चीजों को हासिल कर लेता है और उसके बाद वो सम्राट को नुकसान पहुंचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि थर्ड सीनियर सिस्टर, तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की। अब ये सुनकर तो थर्ड सीनियर सिस्टर समझ जाती है कि जावली हमेशा से उसे धोखा दे रहा था और उसे एक सीढ़ी की तरह यूज कर रहा था। अगले दिन टेंडाओ में इसके बारे में सभी को पता चल जाता है और सभी सोच रहे होते हैं कि आखिर वो इस प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर निकले, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जावली अब बुरी शक्तियों का साथ दे रहा है और साथ ही उसके पास कुछ पावरफुल चीजें भी है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और अब वो कहीं न कहीं हम पे हमला जरूर करेगा। इसलिए वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे वो क्या करे। लेकिन तभी एक गुरु अपना सलाह देते हैं और कहते हैं कि हमें वोंग से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वही एक पर्सन है जो कि जावली से हमें बचा सकता है। जो कि ये सुनकर तो कुछ लोगों को ये राय बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते थे अपने बचाव के लिए। इसलिए वो फर्स्ट सीनियर सिस्टर को बातचीत करने के लिए वोंग के पास भेजते हैं, लेकिन वोंग को जब ये सारी चीजें पता चलती है तब वो जाने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं जाना है, ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है, इसे तुम लोग खुद ही झेलो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों के साथ क्या होता है। फर्स्ट सीनियर सिस्टर कहती है कि हमारे लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए तो चलो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है और अब इसके बाद वो हम सभी के साथ बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन फिर भी वो उसे मदद करने से मना कर देता है। नर की देवी भी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और कहती है कि ये तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये वहाँ पे जाता है तो तुम लोग मिलकर इसकी बुरी हालत कर दोगे और ये इतना चाहे कि ये तुम लोगों को कुछ कहेगा भी नहीं। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तब बाकी लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वो बताती है कि वो यहाँ पे नहीं आने वाला है। ये सुनकर दोबारा सम्राट वहाँ पे आती है वोंग को अपने साथ लेकर जाने के लिए, लेकिन वोंग इसके साथ भी जाने से मना कर देता है। तब नर की देवी कहती है कि मुझे उसके साथ बात करनी है, उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, इसलिए मुझे उससे देखना है। फिर वो बाहर आती है और सम्राट से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्रूर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे सामने झुकती हो तो मैं शायद वोंग को इस बात के लिए राजी कर लूँ कि वो तुम लोगों के साथ जाए। ये सुनकर वो बिना एक सेकंड गवाए उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि वोंग को मेरे साथ भेज दो। तभी यहाँ पे वोंग भी आ जाता है और सम्राट को इस तरीके से देखकर वो उन्हें देखने लग जाता है। तभी नर की देवी कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, लेकिन वो आज तुम्हारे सामने झुक रही है, इसका मतलब है कि वो सच में किसी बड़ी परेशानी में है। तभी मैजिक से अपने तलवार को लाती है और अपने आप को जख्मी कर देती है और कहती है कि मैं अपने आप को सजा देती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज तुम मेरे लोगों के लिए मदद करो। नर की देवी कहती है कि मैं इस औरत से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी दुनिया को बचाओ। इसके बाद वोंग सम्राट की मदद करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो थर्ड सीनियर सिस्टर से मिलता है जो कि बंदी बनी होती है। वोंग उसे देखकर उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरे भाई से क्यों प्यार करती थी। तब वो उसे कहती है कि क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसने मेरी जान बचाई थी। कुछ साल पहले जब मैं दानव राज में फंस गई थी और मैं लगभग मरने ही वाली थी, तब वो मेरे पास आया था और उसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर वोंग कहता है कि क्या तुमने कितना समय बताया। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि थर्ड सीनियर सिस्टर शैतानों के साथ लड़ाई कर रही होती है। तब वो लड़ते लड़ते काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जैसे वो मरने ही वाली है। तभी यहाँ पे वोंग आ जाता है। वोंग को देखने से पहले वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसने उसकी धुंधली सी झलक देखी होती है। उसने ऐसा सोचा था कि जावली ने उसकी मदद की थी, इसलिए वो हमेशा से ही उसके साथ अच्छी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जान एक्चुअली में वोंग ने बचाई थी। अब ये सारी चीजें जब उसे पता चलती है तब वो अपने आप को काफी बेबस महसूस करती है और वो सोचती है कि उसने वोंग के साथ कितनी बड़ी गलती कर दी है। आगे वोंग नर की देवी की मदद लेते हुए आसानी से अपने भाई का पता लगा लेता है, जहाँ पे उसका भाई सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद उसकी शक्तियों को अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है और काफी खुश होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका भाई आ जाता है। अपने भाई को देख वो हैरान हो जाता है। अपने भाई को यहाँ पे देखकर वोंग उसकी शक्तियों को आसानी से अपने पास खींच लेता है और उसे खत्म कर देता है। ये देखकर जावली उसे सबक सिखाने के बारे में सोचता है और अपने पास छुपाए हुए जादुई आईने को बाहर निकालता है, जिसे बड़े ही आसानी से उसका बड़ा भाई अपने पास खींच लेता है। ये देखकर वो डर जाता है और कहता है कि तुम ये सारी चीजें कैसे कर ले रहे हो। ये देखकर वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इसके बाद जैसे जावली यहाँ से भागने की दोबारा कोशिश करता है, वैंग उसे उस जादुई मिरर के अंदर कैद कर लेता है। इसके बाद वो नर्क की देवी के साथ सबसे मिलने के लिए वापस ट्यांडाओ में आता है, जहाँ पे सभी गुरु उसे मिलकर कहने लगते हैं कि तुम अगला सम्राट बन जाओ।
जाओ। इनफैक्ट सम्राट भी उसे कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गलतियों को माफ करते हुए यहाँ के सम्राट बन जाओ, लेकिन वैंग यहाँ का सम्राट बनने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे दोबारा नहीं आना है। इसके बाद वो जैसे जाने वाला होता है, फर्स्ट सीनियर सिस्टर उसे रुकती है और कहती है कि थर्ड सीनियर सिस्टर इस दुनिया में नहीं रही। वो हमेशा ही जावलिन की मदद करती थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उन शैतानों के कबीले में जावलिन ने उसकी मदद की थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वो सारी चीजें उसे दे दिया करती थी ताकि वो उसे खुश कर सके, बिना इस चीज को जाने हुए कि आगे चल के अब उसके साथ क्या होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि जावलिन ने उसका यूज किया, उसे हमेशा नुकसान पहुंचाया और उसके साथ वो गलत करती थी, उसने उसकी मदद की थी, तब वो अपने आप को जान से मार दिया और उसने मरने से पहले ये कुछ चीजें तुम्हारे लिए छोड़ गई। इसमें तुम्हारा ब्लड है जिसे वो हमेशा अपने पास संभाल कर रखती थी, ये सोच करके ये जावलिन की है। इसके बाद वो उन सभी चीजों को वोंग को दे देती है। वो उन सभी चीजों को ले लेता है और सबसे गुड बाय कहने के बाद वापस से नर्क की देवी के साथ वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही है। वेल, इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको इस ड्रामे का एंडिंग कैसा लगा? अगर आप वोंग की जगह पे होते तो आप क्या करते? क्या आप सम्राट को माफ करके उसके साथ रहते या फिर आप भी नर्क की देवी के साथ रहते? आप क्या करते मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।